बैठो। टेस्ट मंडे को होगा सोमवार। क्या हुआ? आपने मंडे वाले बोले सोमवार, वही मतलब हाँ। जी सर्किट तीनों बता दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। रेजोनेंस सर्किट आपको बता दिया, सीरीज एलसीआर सर्किट हो गया था ना। कहाँ तक नोट कर लिया था बेटा उसमें? कहाँ पे है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वगैरह हो गया था जी। ये बराबर 2 पाई DLC है, बट बराबर 1/2। अभी यहाँ पे नहीं लिखा है आपने, यहाँ पर लिखे थे कहीं पर, आपका आगे पीछे रहता है। ला बेटा कंप्लीट हो गया था काफ़ी ना, आगे पीछे नहीं सही लिखे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाला था यहाँ पे, नहीं निकाला है। निकाले हैं जी, इधर ये ना LC सर्किट में, एलसी में निकाला, एलसीआर में निकाला है नहीं नीचे लिख लीजिएगा बेटा। कल ऑन करिए, कल आपको सीरीज एलसीआर सर्किट बताया गया था, ठीक है। सीरीज क्या एलसीआर सर्किट आपको बताया जा रहा था, उसमें बाकी चीज़ें हो गई थी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फिलहाल आपने एलसी सर्किट में भी फाइंड किया था, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। तो रेजोनेंस की कंडीशन पे आपका जो एलसीआर सर्किट में देखें, सीरीज एलसीआर सर्किट कल आपका हुआ था बेटा, इसमें थोड़ा सा पॉइंट आप लिख लीजिएगा। एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की जो कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन में आपको बोला था एक्सएल इक्वल टू कितना होगा, एक्सी होगा, और एक्सएल इक्वल टू एक्सी जब होगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी, कल लिखा दिया गया था, इतना तो हो गया था। जेड इक्वल टू आर होता है इस पे रेजोनेंस पे। तो जो फ्रीक्वेंसी आप वहाँ पे लेते थे एलसी सर्किट में, वही एलसीआर सर्किट की भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। तो रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी यहाँ नीचे लिखो। तो जेड की वैल्यू क्या होगी, आर के बराबर जेड आर होगा, और एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो एक्सएल की वैल्यू कितनी होता है आपका, ओमेगा इंटू एल, और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू सी। ये हो गया 2 पाई एफ एल इक्वल टू 1/2 पाई कितना एफ सी हुआ ना। तो यहाँ से आप इधर शिफ्ट करोगे तो एफ स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू सी। एफ की वैल्यू निकाला था आपने 1/√, कितना 4 पाई, इसका लेंगे इसको रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई रूट कितना एल सी के बराबर हो जाता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, या ऐसे भी आपका लिखा जाता है 1/2 पाई, पूरे का रूट ले लेते हैं 1/2 कितना एल सी। तो जैसे भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा, मीनिंग दोनों का वही है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, उसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपका होगा कितना होगा, इसके बेस पर आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, हो जाएगा पूरा होने दीजिए। ये केस आपका हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक, यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसी को आप एफ नॉट चाहे दिखा रहे हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इसे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट एल सी के क्या होता है आपका इक्वल होता है, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे, इसमें अगला हेडिंग कर लो, क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बेटा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करना है, क्या जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, वहीं पॉइंट करके लिख लीजिएगा। बोले देखो, जब आप लोगों ने बेटा एलसी सर्किट का निकाला था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तब भी वैल्यू यही आई थी 1/2 पाई रूट एलसी।
LCR सर्किट का निकाल रहे हैं तभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रिमेन सेम है 1/2π√LC के बराबर है। तो दैट मीन्स आपका सर्किट में रेजिस्टेंस है या नहीं है उस पर आपके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, तो पॉइंट लिखिएगा, देखना द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डज नॉट, value of resonance frequency does not depends on the value of, resonance frequency does not depends on the value of resistance of the circuit, जो रेजिस्टेंस आपका है सर्किट में उस पर आपका डिपेंड नहीं करता था, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपका है वो रेजिस्टेंस पे आपका डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस उसमें प्रेजेंट है या नहीं है वो केवल एल और सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग कर लेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, हाँ चौड़ाई, WIDTH। देखो होता क्या बेटा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, मतलब दैट फ्रीक्वेंसी एट विच, ठीक है, पावर इन द सर्किट विल बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, जो मैक्सिमम पावर का डेवलप होगा जिस फ्रीक्वेंसी के पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी पे उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी आधे के बराबर होगी, उसी को नाम देते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। नाम ही है हाफ, हाफ मतलब क्या, आधा। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका जो क्या है पावर की वैल्यू है वो मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाए, तो इसी को टर्म देते हैं हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, हाफ पावर क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जब हम लोग दिखाएंगे क्या आपका क्या जो हमारा ग्राफ बनता है उसकी जो विड्थ करस्पॉन्डिंग हम लोग निकालते हैं उसी की वजह से बैंडविड्थ वगैरह भी एक्सप्लेन की जाती है। ठीक, तो लिखिएगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, लिखिएगा द फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर इन द सर्किट इज, जो सर्किट में पावर होगा बेटा, पावर इन द सर्किट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर is called half power frequency, is called half power frequency, उसी को नाम देते बेटा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, is called half power frequency। ठीक, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, कलर पेन यूज़ कर लीजिएगा अगर होगा तो। बोला जाता है जब करंट आपका होता है बेटा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के, ठीक, एट द टाइम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी द करंट, ठीक, इन द सर्किट विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ द क्या, पी करंट, यानी कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होता है उसकी वैल्यू 1/2 टाइम्स आपका हो जाता है। ठीक, तो लिखिएगा द करंट इन द सर्किट एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, the current in the circuit at half power frequency is 1/2 times, अच्छा 1/2 की अगर हम लोग फ्रैक्शन में वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा बेटा, 0.707 होता है, R इसी को 70.7% कहते हैं भाई। 1.41 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आता है 0.707 या उसी को 70.7% कहते हैं। लिखिए 1/2 टाइम्स और 0.707 और 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट। अच्छा ये बताओ LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट की वैल्यू कब होती है, कितने लोग बताएंगे। इन LCR circuit current will be maximum in which condition,
एल सी आर LCR सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब सी सर्किट ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, कैपेसिटेंस ज़्यादा। सी इफेक्टिव, कैपेसिटेंस ज़्यादा हो तो करंट ज़्यादा है, सी इफेक्टिव। और जब रेजोनेंस पे होता है तो XL और XC बराबर हो जाते हैं, उस केस में इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम आती है R के बराबर, और उस समय करंट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक, बोला जाता है व्हेन सर्किट इज एट रेजोनेंस, ठीक, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम एंड इट इज इक्वल टू R, यानी रेजिस्टेंस जो आप यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू R के क्या होता है? बराबर होता है। इट इज इक्वल टू किसके बेटा? R के इक्वल हो जाएगा। और जब R के इक्वल होगा, किसके बराबर होगा आपका? R के इक्वल होगा तो ओमिक सर्किट जैसे बिहेव करे, उस केस में LCR सर्किट की करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे आपकी जो करंट की वैल्यू होती है बेटा, वो मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स होता है। उसकी वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम करंट का कितना होता है? 1/√2 टाइम्स होता है। तो इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नहीं मैक्सिमम करंट का 1 कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू होगी 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट होगा। ठीक, तो इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, तो लिखा क्या लिखा बेटा? मैक्सिमम जो करंट है उसका कितना? 1/√2 टाइम्स होता है। जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, क्या करेंगे? अगर ग्राफ आप बनाते हैं बेटा, तो ग्राफ की वैल्यू जो होती है इसका पावर, ठीक, और किसमें फ्रीक्वेंसी के बीच में जब दिखाते हैं तो हमारा बेल शेप का मिलता है बेटा। ठीक, बेल मतलब घंटी, घंटा, घंटी, हाँ? घंटी। बराबर बनाएंगे दोनों साइड से। ये मान लो P मैक्सिमम है, ये P की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। इसका मतलब हाफ पावर इसके आधे तरह ही करेगा। हाफ पावर से हाफ पे होगा ना, तो जब हाफ पे होगा बेटा तो क्या करिए, इस बार मिला दो, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ये फ्रीक्वेंसी न्यू है बेटा। ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है इसके करस्पॉन्डिंग ये पावर की वैल्यू मैक्सिमम पावर का आधा हो जाता है, यानी ये P/2 हो गया। P मैक्स का मान कितना हो गया? 2P/2 है। तो उस केस में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है उसी को हम लोग कह देते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे उसे? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, हो जाएगा। अगर मान लो इसको ω1 से इसे ω0 ले लो, इसे ω2 ले लीजिए। ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 मतलब यहाँ एक पॉजिटिव में है बेटा, निगेटिव में है। ω1 जो होता है इसे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ω2 को कहते हैं अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अभी दिखा दे रहे हैं, हो गया जी। P मैक्सिमम होता है, यहाँ पे जो लिखेंगे ये ऐसे लिखो, यहाँ पे जो P की वैल्यू होगी वो P मैक्सिमम बाई कितना? 2 के बराबर। मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाता है बेटा। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम पावर का कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक, समझ गए? नीचे लिख लेना। लिखिए वेर ω1 इक्वल टू, लिख लीजिएगा ω1 किधर है? राइट में कि लेफ्ट में? लिखिए ω1 इक्वल टू लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हो गया? ω1 जो है उसे कहेंगे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। लिखिए एट दिस फ्रीक्वेंसी सर्किट बिहेव्स, या सर्किट इज कैपेसिटिव दे देगा। तो एट दिस फ्रीक्वेंसी सर्किट इज कैपेसिटिव
इस फ्रीक्वेंसी पे बेटा जो सर्किट का नेचर होता है ना वो कैपेसिटिव नेचर का हो जाता है। एट दिस फ्रीक्वेंसी सर्किट इज कैपेसिटिव। जो सर्किट होता है वो कैपेसिटिव नेचर का हो जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बाद। ठीक, दूसरा लिखेंगे ओमेगा 2 इक्वल टू, ओमेगा 2 क्या होगा बेटा? लिख लो अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। सर्किट कुंडली वाला ईयर वाला। अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हो गया। एंड एट दिस फ्रीक्वेंसी सर्किट इज कैसा हो जाएगा बेटा? इंडक्टिव नेचर का। एंड डब्ल्यू नॉट ओमेगा नॉट क्या होगा? रेजिस्टिव। क्या ओमेगा नॉट जो बना है यहाँ पे ये क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कंडीशन हो गई जब वो ऐसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसे बिहेव करेगा। ठीक, तो उसे हम लोग ओमेगा नॉट कह देते हैं। फिर आप हो गया। कर लिया? आगे लिख लीजिएगा। बैंड विथ आपने लिखा था, क्या लिखा था बेटा? बैंड विथ डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो अपर पावर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर पावर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखिएगा बैंड विथ, वही सब पॉइंट बना लो, बैंड विथ डेल्टा ओमेगा, बैंड विथ इसे लिखते हैं बेटा किससे? डेल्टा ओमेगा से। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू अपर पावर फ्रीक्वेंसी और लोअर पावर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से क्या होगा? बराबर होगा। यही आपका बैंड विथ कहलाता है। जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे तो हम लोग बैंड विथ कहते हैं। ठीक, तो डेल्टा ओमेगा की जो वैल्यू अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, तो नीचे लिख लीजिएगा स्टेटमेंट तब लिखिएगा बैंड विथ लिखिएगा द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर, द डिफरेंस ऑफ हाफ पावर, डिफरेंस ऑफ क्या लिखा बेटा? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 is called, omega 1 and omega 2 is called bandwidth, is called bandwidth, and it is given as delta omega equal to omega 2 minus omega 1। याद रखेंगे दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसी हैं? ठीक, यहाँ से अगर कंसीडर करें सिम्पलिफिकेशन कंडीशन हमारा यहाँ पे आपका इंडक्टिव नेचर का हो जाता है, यहाँ पे क्या कैपेसिटिव नेचर का हो जाता है। ठीक है, एक को पॉजिटिव लेते हैं दूसरे को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक हो जाएगा। इसी को टर्म दिया गया बेटा क्या कहलाता है? आपका बैंड विथ कहलाता है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से फॉर सर्किट एंड रेजोनेंस या फॉर रेजोनेंस सर्किट, फॉर रेजोनेंस सर्किट डेल्टा ओमेगा इक्वल टू, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो R/L के बराबर हो जाता है बेटा। डेल्टा ओमेगा इक्वल टू R/L। बेटा सिलेबस लाए हैं, किसके पास था? जस्ट उसमें देखो क्वालिटी फैक्टर वगैरह उड़ा दिया कि अभी रखे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, ग्रुप में भेजे थे, निकालो। जल्दी करिए।
आप लोग से आज कैसे लेट हो गया ये जो हैं ये सो गया था क्या? हाँ जी हैं? अच्छा पापा बस्ती आ गए थे। AC सर्किट देखो नहीं दिया क्वालिटी फैक्टर और बॉन्ड बिटवीन नहीं दिया है, दिखाओ जरा हमको दिखाओ। हमारे यहाँ कहाँ पहुँचा दिया जी? कहाँ पहुँचा दिए इसे तुम्हारे में? जो है वही नहीं है सर, अभी नहीं देख रहा हूँ। इसमें तो यूनिटर नहीं तो आज दिख रही है, कहाँ पहुँचा दिया आगे पीछे? लाओ दिखाओ बेटा। LCR सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन AC सर्किट, वायरलेस करंट, AC जनरेटर उसी में इंक्लूड कर दिया है। पीक RMS वैल्यू अलग से दिया तो नहीं है बेटा, लेकिन अब सीरीज चूँकि सीरीज LCR सर्किट दिया गया है और सीरीज LCR सर्किट की ही प्रॉपर्टी में आता है तो लिख लीजिए। अरे पूरा एक्सप्लेनेशन सारा थोड़ी दिया गया है उसके सिलेबस में। पूछ ले लिखिए, फार्मूला ही लिख लीजिए। देखो बेटा क्वालिटी फैक्टर QUALITY क्वालिटी फैक्टर, जैसे अगर दे दिया गया क्या किसकी कोई भी टॉपिक आपको दिया है तो उस टॉपिक से कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि खाली टॉपिक का नाम दे टॉपिक के नाम में खाली पूछा जाएगा। अगर सीरीज सर्किट दी गई है तो सीरीज में जो भी क्वेश्चन अराइज हो सकते उस पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक। जैसे आपको दे दिया सीरीज LCR सर्किट है, अब सीरीज LCR सर्किट में जितने क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं वो सारे में कोई भी पूछा जा सकता है। उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ी पूरा दिया गया सिलेबस में कि डिटेल में हाँ ये ऐसा नहीं इंक्लूडेड है ना। जैसे आपको दे दिया गया क्या है AC सर्किट, तो अब AC सर्किट में जो भी उससे रिलेटेड है वो चीज़ें आपको क्या है सब उसमें इंक्लूड होंगी। NCERT में जो रिमूव किया गया बेटा वो तो ठीक है रिमूव कर दिया गया है, बट वहीं से लिंक करके दूसरे जो बना दिए जाते हो क्या करोगे? तो लिखोगे हमारे NCERT में नहीं था तो इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे, कहेगा भाई साहब अगले साल मिलना फिर हमसे। हाँ ठीक, चलो लिखो बेटा। देखिए क्वालिटी फैक्टर बेटा, क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। हो गया क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, लिखिएगा इसमें। लिखिए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a series resonant circuit, characteristics of a series resonant circuit is determined by the quality factor series resonant circuit is determined by the quality factor of the circuit। क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट आगे लिखिएगा। इट डिफाइंस
sharpness of, it defines sharpness of IB curve, sharpness of IB current voltage of IB curve at resonance, sharpness of IB curve at resonance. नेक्स्ट में सीखेंगे when quality factor is large, when quality factor is large, the sharpness of resonance curve is more and vice versa. मतलब क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है तो शार्पनेस ज़्यादा है, क्वालिटी फैक्टर कम तो शार्पनेस कम, यानी कि शार्पनेस जो होती है वो क्वालिटी फैक्टर के राइटली क्या है, प्रोपोर्शनल है बेटा। ठीक, नीचे लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर को क्यू फैक्टर से दिखाते हैं, कैपिटल क्यू फैक्टर। ठीक, और इसको डिफाइन कर लेते हैं मैथमेटिकली। जब कहा जाता है बेटा तो 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, जितना आपका होगा अपॉन एनर्जी डिसिपेशन। तो नीचे लिख लीजिएगा Q factor in equality factor is also defined as नीचे लिखिएगा Q factor इक्वल टू, मैथमेटिकल रिलेशन क्या बनेगा, Q factor इक्वल टू 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, जितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर किया जा सकता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन बाई एनर्जी डिसिपेशन, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाई एनर्जी डिसिपेशन। होंगे डिसिपेशन जितना लॉस हो रहा है, आर करके लिख लो, आर क्यू फैक्टर इक्वल टू, दूसरे टर्म में जो हम लिखते हैं जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटा इंडक्टेंस के थ्रू अपान क्या रेजिस्टेंस, या जो कंडक्टर के थ्रू होगा, सॉरी कैपेसिटर के थ्रू होगा अपान रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के थ्रू जो होगा। तो इसका हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट आप लिखेंगे क्यू फैक्टर इक्वल टू वी एल अपान वी आर, आर वी सी अपान वी आर। एक रिलेशन हमारा ये बना लेते हैं, जब पोटेंशियल ड्रॉप आपको कैपेसिटर रेजिस्टेंस या कंडक्टर के थ्रू दिया गया तो इसके बेस पे ले लेंगे। इसी को चूँकि वी एल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होते हैं तो उसी को हम लोग ले लेते हैं ओमेगा नॉट, क्योंकि ये रेजोनेंस की कंडीशन में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि वहाँ पे जब लिखेंगे रेजोनेंस के टर्म में, तो आप चूँकि बैंडविड्थ में हम लोगों ने उसे ओमेगा नॉट से दिखाया था, कैसे दिखाया था, ओमेगा नॉट से दिखाया था। तो यही वैल्यू हमारा हो जाएगा बेटा ओमेगा नॉट इंटू एल, यानी आई इंटू एक्सएल अपान आई इंटू आर, लिखते हैं जी सर, आई इंटू एक्सएल अपान आई इंटू आर, ये आर करके लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी अपान आई इंटू आर। देखो आई क्या होगा, कैंसिल आउट, और एक्सएल इक्वल टू कितना होगा ओमेगा इंटू एल अपान क्या, अरे एफ इंटू एल जैसे हम लोग वहाँ पे लिखते थे तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा ओमेगा इंटू एल अपान कितना आर, आर 1 अपान ओमेगा नॉट इंटू सी अपान कितना आर। इसी को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इंटू एल बाई आर, आर 1 अपान ओमेगा नॉट सी इंटू आर। तो ये हो गया क्यू फैक्टर को हम लोग अलग अलग टर्म में क्या करते हैं, जैसा जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उस रिगार्डिंग आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, और एक शार्पनेस का मतलब क्या होता है, ढलान, ऐसे जैसे होता है ना, हम दो बना के दिखा रहे हैं, जैसे एक ऐसे बना हुआ है, ये ज़्यादा शार्प है कि ये ज़्यादा शार्प है, ऊपर वाला ज़्यादा शार्प है कि नीचे वाला, ऊपर वाला, उसी को शार्पनेस कहते हैं। ठीक।
लेकिन सर जब ये कुल काम रिजोनेंस पे होगा, ये रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सप्लेन किया जाता है। यानी रिजोनेंस होने के बाद ये होगा। हाँ, रेजोनेंस जब होगा सर्किट में तभी हम लोग इस चीज़ को वहाँ पे सर रिप्रेजेंट जी जब करेंगे। रिजोनेंस हो जाता है तो खाली खाली आर रह जाता है जी। ओमिक वाला। हाँ, ओमिक वाले में बताया गया था कि वोल्टेज और करंट एक के दिशा में रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे यार, तो वो हम लोग जब हम किसके बीच में फेजर डायग्राम बनाते हैं तब की कंडीशन होती है ना। यहाँ पर कैसे यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर को डिनोट कर रहा है, क्यू फैक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं ना। बोलिए। तब भी तो कुछ नहीं मिलना चाहिए गुरु जी। अरे सर जी, रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल और क्या एक्सी बराबर होता है, ओमेगा एल ओमेगा सी बराबर होता है। जी सर। क्वालिटी फैक्टर किसका रेशियो मिल रहा है आपको, ओमेगा एल अपान आर या ओमेगा वन अपान ओमेगा सी द्वारा, देखिए बी एल और बी आर या बी सी और बी आर का रेशियो है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। रेजोनेंस में ये दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर है तभी तो इसकी वैल्यू इन दोनों के रेशियो के बराबर मिल रहा है। अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तब इनका वैल्यू कैसे बराबर कैसे मिलेगा, तो अलग हो जाएगा ना। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन जी। जो डायग्राम बनाए उसमें क्या हो, कैसे होगा? डायग्राम जो आपको रिप्रेजेंट करता है कि बैठिए, जो डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा शार्पनेस है, जो ग्राफ आपका क्या बना रहे हैं, शार्पनेस आई और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो हम लोग दिखा रहे हैं उसको डिनोट करता है। जैसे आपको करंट, जो करंट आपका होगा और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने के साथ साथ कैसे हमारी क्या हो रही है, जो रेजोनेंट करंट होगा रेजोनेंस की कंडीशन पे उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, तो उसे कहते हैं रेजोनेंस कर्व। ठीक है। इसलिए करंट और वोल्टेज लिखा गया आई और बी। बी नहीं, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी के बेस में। जब बी के बेस में करते थे तब हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे जब आपने लिखा था क्या फेजर डायग्राम, तब आप लेते थे प्योरली ओमिक के लिए कैसा होता था सेम फेज में। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी करने के साथ साथ कैसे आपका क्या होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी, उसके बेस पे आप शार्पनेस दिखाते सर हैं। जो यहाँ पर लिखा गया सर्किट डिफाइन शार्पनेस ऑफ करंट आई बी, यहाँ पर वोल्टेज वाला रहेगा कि न्यू वाला रहेगा? क्या चीज़ आपने क्या लिखा है वहाँ पे, आपने लिखा हो यहाँ कर लाए आई न्यू कर्व है ये। ठीक, कैसे? न्यू 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 ये फ्रीक्वेंसी है उसका, जी, जी। मतलब वोल्टेज लग रहा है। लिखिएगा बेटा, वहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइन शार्पनेस ऑफ आई न्यू लिखिएगा, न्यू न्यू या एफ लिख लो, इसलिए न्यू नहीं लिखा रहे थे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे न्यू की टर्म में आपको दिया गया है, तो वहाँ पे हम लोग क्या आई न्यू या आई एफ कर लो। फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में आपका क्या होता है, ग्राफ हम लोग बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के बीच में नहीं है, फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में है, वो न्यू के टर्म में है। न्यू ब्रैकेट में एफ लिख लो जब अगर कन्फ्यूजन हो रहा न्यू से, नहीं तो बी मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो ग्राफ जब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे शार्पनेस की वैल्यू बेटा, तो जैसे जैसे हमारा क्या होगा, आर की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे शार्पनेस की वैल्यू क्या होती है आपकी, बढ़ती जाती है। ठीक, आर की वैल्यू जब जीरो होगी तो शार्पनेस की वैल्यू हम लोग क्या क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट ले लेते हैं, और जब हमारा आर की वैल्यू क्या हाई होगी तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, लो हो जाती है। ठीक, तो जब ग्राफ हम लोग दिखाते हैं इसमें कोई फार्मूला लिख लीजिए, तब उसके बाद लिखिए आर करके वहीं लिख लो, आर क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू, एक रिलेशन और बन जाता है, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू 1/r ब्रैकेट में रूट एल बाई सी, क्यू फैक्टर इक्वल टू 1/r रूट। तो जो डाटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आई और न्यू के बीच में अगर ग्राफ ड्रा करना है बेटा, आई और किसके बीच में, न्यू के बीच में अगर ग्राफ ड्रा करना है तो कैसे हम बनाएंगे, देखो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो उस केस में शार्पनेस की यानी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लो हो जाएगी, और उस केस में आपका जो शार्पनेस होगा वो कम होगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू हम घटाएंगे क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और शार्पनेस की वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है। तो दो तीन कंडीशन हम लोग ग्राफ दिखाते हैं, मान लो ये है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, हाई, क्यू फैक्टर जो होगा कम की वैल्यू लो या वेरी लो कह देते हैं। आर की वैल्यू थोड़ा सा हम लोगों ने
नामक कर दिया। मतलब अगर आर की वैल्यू को आप क्या किए और घटाया, जब आर की वैल्यू को या लो कह लो, आर की वैल्यू को घटा दिया, लो कह दिया, जब लो करेंगे तो उसमें क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। तो वहाँ पे आप क्वालिटी फैक्टर को नामक कर दो, आर की वैल्यू क्या हो गई, लो। इसको लो कहा था, यहाँ क्वालिटी फैक्टर जो होगा ये कह लो नामक हो जाता है। क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, नामक हो गया। ठीक, फिर आर की वैल्यू को हम लोग और भी घटाया। अगर आर की वैल्यू वेरी स्मॉल आप कर लीजिए, आर की वैल्यू क्या करिए आप, वेरी स्मॉल या वेरी लो कर लीजिए, तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लार्ज हो जाता है। क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लार्ज हो जाता है। ठीक, तो आर की वैल्यू अगर वेरी लो कर लेते हैं, वेरी लो, तो क्वालिटी फैक्टर जो होगा ये बेटा लार्ज हो जाता है। कैसे हो जाता है, लार्ज या हाई जो भी कर। और अगर आर की वैल्यू 0 कर लिया जाए तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है बेटा, कहीं इनफाइनाइट पे जाके वो मिलेगा। ठीक, अगर आर की वैल्यू हम लोग 0 कर ले तो क्वालिटी फैक्टर जो होगा बेटा वो हम लोग मानते हैं इनफाइनाइट पे जाके कहीं ये क्या करेगा, मिलेगा, गेन करेगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, अगर आर की वैल्यू 0 तो क्वालिटी फैक्टर कितना, इनफाइनाइट हम मानते हैं। ठीक, तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके क्या करेगा, मिलेगा, तो उसी को कहते हैं क्वालिटी फैक्टर विल बी इनफाइनाइट। इसी को रेजोनेंस कर्व कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, रेजोनेंस कर्व कहते हैं, का आई और न्यू के बीच में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसी को रेजोनेंस कर्व कहा जाता है बेटा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व। हो जाएगा। पैरेलल वाला बेटा आपके यहाँ से हटा दिया गया, पहले पैरेलल सर्किट भी पूछी जाती थी, बट आज की डेट में अब पैरेलल वाला रिमूव कर दिया गया है। ठीक, तो जो कॉयल है गायब, जो कॉयल गायब, चेक करिए, जो कॉयल गायब के हैं, जल्दी करिए। पहले बोर्ड वालों में भी कंडीशन देखनी पड़ती थी, है नहीं है। अभी तो क्या हुआ, मार के पूरे सिलेबस को चौपट कर डाला गया। क्या करें, हाँ फाउंडेशन बैच चलता है तो उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन उनको बोर्ड तक ही खाली नहीं पढ़ाया जाता, पूरा पढ़ाया जाता है। हो गया बेटा, गायब है पक्का पक्का, बाद में एग्जाम देके मत आना कि सर जी आ गया, तो क्या करें हैं। चलो ठीक, ये हो गया बेटा। तो आपका क्या सर्किट ख़त्म हो गई। ठीक, लाइए क्वेश्चन एक आध करा दे, तो आप फिर पूछिए। लाइए आप ही वाला पहले बता दें, तभी और कराएं। क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 इनका है। ये सीरीज एलसीआर सर्किट कॉन्टेनिंग 0.5 हेनरी इंडक्टर, 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 40 ohm resistor is connected to 220 volt की 230 volt frequency, volt variable frequency AC source. ठीक, the angular frequency of the source at which power transferred of the circuit half the power of the resonant angular frequency. अरे सर अभी बताया गया है ही, कौन आया कौन नहीं आया, एक नहीं मैच किया। बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू द सर्किट हाफ द पावर एट द रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर लाइकली टू बी। ठीक, तो कंडीशन क्या है, आपको जो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 1/2π√LC से निकालेंगे, तो वहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म में जब रेजोनेंस पे होगा तो हमारा केवल वो ओमिक सर्किट जैसे बिहेव करेगा, तो पावर की वैल्यू भैया निकाल लेना। क्या कह रहे हो, ये दो आंसर दिए हैं, हाँ एक ही मेरा मैच कर।
आपको एक ही मैच कर रहा है, तो वही तो बता रहे दूसरा मैच कराने का तरीका। ठीक, पहले जो आपको रिलेशन दिया है उससे आप क्या फ्रीक्वेंसी निकाल लो, नॉट की वैल्यू वाला पार्ट 2 पाई रूट क्या एलसी रख के यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो पावर आपका होगा, क्योंकि हमारा प्योरली ओमिक सर्किट यानी कि जो जेड होगा वो आर के बराबर काम करेगा, जेड इक्वल टू आर होगा, उस समय पावर की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाएगी। तो पावर की वैल्यू जो होगा इसमें पी मैक्सिमम होगा। अब इसको हम चाहे आई स्क्वायर इंटू आर से निकाल लो, जो वैल्यू आपको दिया है, या तो बी दिया है तो बी स्क्वायर बाई आर लगा दीजिए। तो मैक्सिमम पावर जो आपका आएगा वो बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, आर के बराबर, यानी बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर के बराबर। ये मैक्सिमम पावर आपने निकाल दिया, समझ गए। हाफ वेव फ्रीक्वेंसी पे जब हम लोग निकालेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जब निकालना होगा, तो उस केस में पावर की वैल्यू p/2 हो जाएगी। और जब p/2 होगी तो उस केस में आप इम्पीडेंस निकाल लो सर्किट का भैया। ठीक, जैसे p निकाल लिया ना, तो p निकाल लिया तो p हाफ निकालेंगे तो p/p मैक्सिमम बाई कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से पावर उस हाफ फ्रीक्वेंसी में निकाल लेंगे, और हाफ फ्रीक्वेंसी की जो कंडीशन आपकी होगी तो उस केस में कितना मिलेगा आपको। अब इसकी केस में ये होता था रेजोनेंस की कंडीशन के लिए हम लोगों ने निकाला था। जब उस केस में निकालेंगे तो पी डैश, मान लो पी डैश की वैल्यू होगी बी स्क्वायर अपॉन जेड, बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा जेड, और बी स्क्वायर बाई जब जेड की वैल्यू आएगी तो यहाँ से निकालने बी स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल माइनस क्या ओमेगा इंटू सी, 1 ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर, या 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब पावर जो पी डैश की वैल्यू p/2 रख के जो यहाँ पे रखा था, उससे आप वहाँ से क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन में इक्वेट कर दीजिएगा, वैल्यू आपको क्या होगा मिल जाएगा। तो 2 स्टेप में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, समझ गए। और कोई क्या बेटा, बी स्क्वायर बटे आर पावर का जनरल फार्मूला चूँकि यहाँ पोटेंशियल दिया गया है, ठीक, तो p = आई स्क्वायर इंटू आर लिखते हैं, दूसरा v स्क्वायर बाई आर लिखते हैं, तीसरा v इंटू वाई लिखते हैं। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं यार। ठीक है, समझ गए। जी सर। चलिए, तो ये केस आपका होता है बेटा। और कोई, तब इसी से हम कराते हैं। इसमें क्वेश्चन है, देखिए इनके बुक में क्वेश्चन है बेटा, इसी से कर लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए ज़रा सा। हाँ बेटा, अच्छा, ओमेगा की वैल्यू आपने निकाला यहाँ से, तो उसको 2 पाई से भाग दे दो भैया, फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, आपने ओमेगा निकाला है खाली। अच्छा, आगे कुछ किया है तो नहीं किया है, कहाँ गया? अब तब तक वो नहीं पढ़े थे, अब पढ़ लिए, फिर से पढ़ के कर लीजिएगा, हो जाएगा। तब नहीं पढ़े थे ना बैंडविड्थ और क्या क्या हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब पढ़ लिया, रख लीजिएगा, वो आ जाएगा जो तरीका बता दिया गया। लगा रहे थे लेकिन वो एक आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है ना, ओमेगा की वैल्यू वहाँ निकाली है, तो 1/रूट एलसी कर दिया, तो एफ की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 पाई रूट क्या हो जाएगा, एलसी हो जाएगा। ठीक, तो उसके बेस पे कन्वर्ट करके एक बार यहाँ से पावर निकाल लीजिएगा जैसे बताया गया है। अब उसको हाफ रख के फिर वैल्यू इक्वल करके निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखिएगा, बोले पावर फैक्टर वगैरह बता दिया गया है, लिखिए। अच्छा, एक लिखिए, क्वेश्चन ही बता रहे बेटा। अच्छा, एक और बता दें, लाइए आप भी जल्दी, लेकिन लाइए अभी। एक तो पहले हम बोल दें, पहले लगा दीजिए तब अगला बताएंगे। लिखिए, इन ए गिवन सर्किट the reading of voltmeter B1 and B2, वोल्टमीटर B1 एंड B2, अब यहाँ तो डायग्राम बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है यार। वोल्टमीटर B1 एंड B2
are 300 volt each. V1 and V2 are 300 volt each. Okay. If the reading of voltmeter V3, the reading of voltmeter V3, the reading of voltmeter V3 and ammeter A are respectively, and ammeter A are respectively. हो गया? एमीटर ए से एमीटर को दिखा रहे हैं ए आर रिस्पेक्टिवली। देखो सर्किट आपको जो दी गई है बेटा एल सी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसका रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है बेटा, एल है और सी है, आर है। इसके करस्पॉन्डिंग एक वोल्टमीटर लगाया जैसे V1 से दिखाया, इसके करस्पॉन्डिंग एक वोल्टमीटर लगाया जैसे V2 से दिखाया, V3 और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर नहीं दिया गया है। अच्छा दिया, इसका रीडिंग निकालना है। ये V3 है, इसकी रीडिंग हमें निकालना है। बोला गया है कि V1 और V2 का जो रीडिंग है वो 300 वोल्ट ईच दिया है ना बेटा जी सर। 300 वोल्ट दिया जा रहा है ईच का। तो बोला क्या जा रहा है कि जो करंट आपकी होगी एमीटर जो लगा, एमीटर यहाँ कहीं लगाया है बेटा, एमीटर में यहाँ यहाँ कहीं करंट कर दिया, यहाँ पे एक एमीटर लगा है। हमें V3 और एमीटर की रीडिंग आपको बताना है। V3 की वैल्यू क्या होगी और एमीटर की रीडिंग क्या होगी वो बताना बेटा। आया पहले वाला क्वेश्चन जो पूछे थे बी आर स्क्वायर की वैल्यू है वो नहीं है। हैं? क्या करो इस क्वेश्चन इसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इनपुट फ्रीक्वेंसी जो दी गई 50 हर्ट्ज दी गई है। बहुत लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग खाली खर्च करने की जरूरत है। ये सर जी एक्सी एक्सी बराबर है रेजोनेंस कंडीशन। तो बताओ ना आगे। तो बी आर स्क्वायर की वैल्यू 220 है।
कितना है बेटा? बता रहे हैं। नहीं आया तो समझ लीजिए, ये थोड़ा सा आ गया। देखो होता क्या बेटा, पहले तो हमें करना क्या है, ये डिसाइड करना B1 और B2 दोनों का बराबर है। एक्सिल इसके BL इक्वल टू BC और BL इक्वल टू BC तो XL इक्वल टू कितना होगा? XC होगा। तो कंडीशन किसका होगा? रेजोनेंस का होगा। और जब रेजोनेंस की कंडीशन की बात करेंगे तो यानी कि जो इन दोनों पोटेंशियल ड्रॉप है, जितना ऊपर उतना नीचे दोनों कैंसिल, टोटल जो सोर्स का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ये हमारा यही BR के क्या हो जाएगा? 220 बराबर हो जाएगा। वो BR के थ्रू हमें क्या मिलेगा? ऑब्टेन होता है इस समय। तो जब एक्सेल कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन होगा तो आपका BR की वैल्यू होगी I into R। ऐसे करो, जो सोर्स का पोटेंशियल होगा वो हमारा BR का क्या टोटल पोटेंशियल यही से लॉस होगा, तो BR की जो वैल्यू होगी वो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी, 220 वोल्ट रह जाएगा बेटा। अब चूंकि रेजोनेंस कंडीशन में Z की वैल्यू किसके बराबर होता है? R के बराबर। तो जो सर्किट में यानी कि एमीटर का रीडिंग होगा I बराबर होगा V/R Z और V/Z की वैल्यू R है, V की वैल्यू 220 वोल्ट है, R की वैल्यू 100 ओम दिया है, डिवाइड कर 2.2 एम्पियर, यानी कि एमीटर की जो रीडिंग होगी 2.2 एम्पियर और जो आपका वोल्टमीटर थर्ड वोल्ट दिया गया V3 का जो रीडिंग होगा वो 220 वोल्ट। ठीक, देखिए अगर आपका सर्किट रेजोनेंस पे है बेटा तो VL और VR की वैल्यू सेम हो गई, और जब वो दोनों वैल्यू सेम हो गया तो उस केस में क्या, जो भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो कहाँ पे आपको ऑब्टेन होगा? नेट आपको रेजिस्टेंस के थ्रू ऑब्टेन होगा, तो उसकी वैल्यू सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ से दिखा देते हैं इनका क्वेश्चन। वो क्वेश्चन लगा आप बोला कि बताएं फिर से, देख लो भी जल्दी आप ले आओ, क्या आपकी दिक्कत नहीं। देखो BR की वैल्यू का क्वेश्चन था बेटा कि एक कोई है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बोला जा रहा है किस फ्रीक्वेंसी पर उसका पावर हाफ हो जाएगा। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी, वो वैल्यू आपको निकालना था। ठीक, तो देखो कंडीशन क्या बन रहा है, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप देखेंगे ना, तो उस केस में कंडीशन पहले आप निकालो ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC हो जाएगा। ठीक, √LC 1/√L, L की वैल्यू आपको कितना दिया गया है? L की वैल्यू बेटा आपको 5 दिया गया है। ठीक, और C की वैल्यू 8 माइक्रोफैराड दिया गया है। L की वैल्यू 5 नहीं है, 5 × 8 × 6, 8 5 का कितना हो गया? 40 हुआ ना। इस केस में आप लिख सकते हो कितना, 1/14 × 10⁻⁶। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा किसकी वैल्यू, किसकी आप निकालें ना, ओमेगा की वैल्यू। ठीक, ओमेगा नॉट। अब देखो हमने अभी जो बताया था वहाँ पे हाफ वेव किसके लिए, हाफ वेव फ्रीक्वेंसी, तो इस तरह से आपने ग्राफ बनाया था। ठीक, इसी ओमेगा नॉट लिया था और यहाँ पे दो था, एक ओमेगा 1 दूसरा ओमेगा 2। तो बोला गया पावर की वैल्यू कितने पे बेटा, हाफ हो जाएगा इनिशियल का, यानी P की वैल्यू हाफ होना चाहिए था ना, तो हाफ करने के लिए यानी कि क्या हो जाएगा P/2। तो P/2 कब मिलेगा हमें, इसकी ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू कैलकुलेट करने में आप निकालिएगा 50 शायद आएगा। ठीक, तो उस केस में क्या मिलेगा, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस हम लोग लिखे थे क्या, विथ लिखा था। तो एक साइड वाला जो वैल्यू हमें मिलेगा, तो यहाँ पे दोनों का जो डिफरेंस आया था डेल्टा ओमेगा लिखा था आपने क्या, R/L। ठीक, उस केस में जब आप लिखेंगे किसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, हाफ एक साइड का विथ निकालेंगे तो हाफ जब निकालेंगे तो क्या होगा, बाई 2 हो जाएगा उसका। जब बाई 2 होगा तो डिफरेंस निकालो, देखो कितना आएगा, 50 था
50 में उसका बाई 2 करके आप निकालेंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या 54 या तो मिलेगा, या तो 4 प्लस या तो 4 क्या माइनस। जब 4 प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 54, 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 46। तो लोअर वाला जो होगा वो 46 मिल जाएगा, हायर वाला जो मिलेगा वो 54 मिल जाएगा। तो 54 एंड 46। अब देख लो कोई वैल्यू, हाँ लोअर लेना है कि हाई है? क्या मतलब मुझे ये नहीं पता चला कि हाई लेना है या लोअर। हायर लोअर दोनों को एक्सप्रेस करना है। किन फ्रीक्वेंसीज पे जो फिर मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, हाफ हाफ मिलेगा, वो पूछा गया है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो चीज़ आपको डिनोट करना था, ठीक। असर आ गया।